मैं लेके आता हूँ लाइव शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव्स कॉल लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ से फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन, पर्सनल क्लेम या किसी भी किस्म की लॉ से मतलब कोई आपको अपडेट चाहिए या आप उसके बारे में एडवाइस चाहते हो, तो आप मुझे कॉल करके इस प्रोग्राम में अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल या डिटेल्स एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि जब आप कॉल करें अपने सवाल को लिख लिया करें या प्लीज़ अपना जो टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और मेरे जो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपकी बात को समझते हुए आपको एडवाइस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को का हेल्प कर सकें। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं FLR-FP एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपका पार्टनर ब्रिटिश हो और वो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के ऊपर हो, और मतलब है कि स्टेटस मतलब मेरा यही है कि मतलब शादी मैंने की हुई थी ब्रिटिश सिटीजन के साथ, रहते हुए इकट्ठे में 4 साल हो गए। ठीक। तो हमारा ये उन्होंने कहा था कि आप पीछे जाके रह सकते हैं, पाकिस्तान जाके रह सकते, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो मॉरिशस की रहने वाली, लेकिन यहाँ पे रहते हैं, उनको 30-35 साल हो गए, यहीं पे सेटल्ड है वो। ठीक। तो अब आपका कोई इस रिलेशनशिप से कोई बच्चा है? रिक्वायरमेंट क्या है FLR-FP की? आपका इस रिलेशनशिप से कोई बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं? नहीं, बच्चे नहीं है सर, बच्चे नहीं है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। यहाँ पे किस एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब बंदों के लिए सेम इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ पे रहते हुए आप इन कंट्री डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ द ब्रिटिश नेशनल या वो लोग जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, उसके इन कंट्री रहते हुए आप डिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो आपको फर्दर स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। अब उसके साथ साथ उस जो भी एप्लीकेशन होगी उसके कुछ मेरिट्स हैं या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला जो आपके मैटर में है वो प्रोसीजरल है। अगर तो आपके पास यहाँ पे वैलिड लीव है तो यस ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस रिलेशनशिप से या आपने जब जो आपके पास वैलिड लीव नहीं है और आप ये क्लेम करते हैं कि जी मैं वापस जाऊंगा तो मेरी कोई प्रॉब्लम आएंगी, मेरी लाइफ या मेरे बच्चे या जो मेरे वाइफ है ये डिस्टर्ब होंगे, तो यस आप FP कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि हर वो जो केस वर्कर है वो हर उस एप्लीकेंट को कोई पॉजिटिवली कंसिडर नहीं करता कि अगर आपकी इनकम जो थ्रेशोल्ड है वो पूरी ना हो रही हो, आपने इंग्लिश पास ना की हो, आपके पास अकोमोडेशन ना हो, ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास अगर किसी बंदे के पास यहाँ पे वीज़ा भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि केस वर्कर किसी भी किस्म का डिसीजन दे सकता है। FP की जो रिक्वायरमेंट्स आप पूछते हैं, नॉर्मली वो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे जो प्रोसीजर है कि उसके पास वीज़ा नहीं भी है लेकिन उसका कोई जो पार्टनर है वो ब्रिटिश नेशनल है और उस रिलेशनशिप से उसका कोई बच्चा पैदा हो गया है या बच्चे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो इस बात पे ये क्लेम करना कि मैं वापस जाऊंगा सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, ये रीज़नेबल या जस्टिफाई नहीं है मेरे पर्सनल मैटर्स में, क्योंकि इससे मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। होम ऑफिस या यहाँ की जो जुडिशरी है, यहाँ का जो लॉ है, वो हमेशा बच्चों के राइट्स को प्राइमरी कंसिडर करते हुए आप लोगों की जो हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी फेवर में डिसीजन देता है, लेकिन अगर बच्चे इन्वॉल्व हों। अब इसलिए आप मुझे पूछें कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगेन अच्छा होगा कि अगर आपका कोई ऐसा मैटर है कि आप कहते हैं वापस नहीं जा सकते या आप समझते हैं कि आपके वापस जाने से आपकी जो लाइफ हो या वाइफ हो या बच्चे हों कोई बंदा इससे डिस्टर्ब होगा, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। और साथ ही साथ जो इस एप्लीकेशन के मेरिट्स हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप का, उसके अलावा आपका अकोमोडेशन, और अगर आपकी मैरिज नहीं है, आप सिर्फ अनमैरिड पार्टनर्स हैं, तो 2 साल का प्रूफ कि आपके इकट्ठे रह रहे हैं ये आपको साथ अटैच करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ जी, अली नाम है मेरा। मैं 2004 में एज अ स्टूडेंट आया था इस मुल्क में। ठीक।
2011 में ना मैंने फर्दर लीव टू रिमेन एज अ ईयर 4 स्टूडेंट मैंने अप्लाई किया। ठीक 2012 में मुझे होम ऑफिस से लेटर लिखा कि तुम्हारा कॉलेज का लाइसेंस रिवोक्ड हो गया है, ठीक हमें नया कैश लेटर भेजो। ठीक मैंने 2012 में उन्हें नया कैश लेटर भेजा। जनवरी 2013 में उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारा 5 साल ऊपर हो गए हैं तो तुम जो है ना इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक मैंने अपील की, फर्स्ट स्टेप में मेरी अपील रिफ्यूज की। परमिशन ऑफ अपील पे गया, जज ने कहा क्योंकि जब इसने पहले किया था रूल चेंज होने से पहले इसने एप्लीकेशन की थी तो ये इंटरनल प्रॉब्लम था होम ऑफिस का, तो हम इसकी हेयरिंग करेंगे। ठीक मगर हेयरिंग से पहले होम ऑफिस ने वो अपना वापस ले लिया, अपनी एप्लीकेशन उन्होंने वापस ले ली। तो दिसंबर 2013 में मुझे एक लेटर आया होम ऑफिस से कि हमें अपना पासपोर्ट भेजो, जो उनके पास ही था पहले ही। ठीक मैंने उनको लेटर भेज दिया। तो आज अगस्त हो गया 2014 का, ठीक मुझे 10 साल हो गए हैं। ठीक मैंने ये पूछा कि मैंने वो आइए उसके लिए मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना था, तो जो मेरी स्टूडेंट एप्लीकेशन है पहले वो इसका फैसला करेंगे या मैं इसको अप्लाई कर दूं? तो वो लाइफ इन द यूके मैंने कर लिया और वो उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज वो भी मैंने कर लिया। खैर भी तो उनके पास पहले ही है मेरा। मैंने ये पूछना था कि जो 10 साल की है वो मेरी हो सकती है इंडेफिनिट के लिए, और स्टूडेंट एप्लीकेशन का क्या होगा, और उस फीस मैंने उनको कितनी देनी है? जो है इंडेफिनिट की वो फीस दूंगा जो उनकी वो पहले फीस है जो उन्होंने पहले ली है वो मैंने देनी है उनको, और वो फीस कितने दिन में काट लेंगे मेरे कार्ड से, प्लीज ये बताइएगा। ठीक 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 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने एप्लीकेशन डाली, रिफ्यूज़ हो गई और चलते चलते कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि आपके केस को रिकन्सिडर करना चाहिए, या कोर्ट ने भी राइट ऑफ अपील नहीं दिया था, होम ऑफिस ने इस बात को कंसेंट के साथ एग्री कर गया कि हम इसके केस को दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एप्लीकेशन की थी वो अभी तक आपकी एप्लीकेशन वैलिड है, पेंडिंग है विद द होम ऑफिस, और जो टाइम भी आपने जो गुजारा है वो आपकी कॉन्टीन्यूसटी के साथ कंसिडर होगा। और इसके जो टाइम गुजारते हुए या जो अपने वीज़े के साथ था या एप्लीकेशन पेंडिंग, इन टोटल आपने 10 ईयर्स गुजार लिए। यस, आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे एप्लीकेशन कर दें। अब सेकंड पार्ट के फ़ीस कितनी पे करनी है, जो इंडेफिनिट की या सेटलमेंट की एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर फ़ीस लिखी है, वो फ़ीस आपने पेड करनी है। जो पहले आपने स्टूडेंट एप्लीकेशन में पे की थी वो आपकी अनफॉर्चुनेटली ये सेटलमेंट पे एडजस्ट नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन के कितने दिनों में ये चार्ज करेंगे। नॉर्मली अगर आप उसको कार्ड के ज़रिए पे करते हो तो मेरे ख्याल में ये 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन में विड्रॉ कर लेते हैं। या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि होम ऑफिस से जाके जितनी भी अमाउंट बनती है इंडेफिनिट के लिए उसका पोस्टल ऑर्डर बना लें, ताकि आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि पैसे काटे नहीं काटे क्या हुआ। तो बिल्कुल वो आपके पैसे विदाउट ऑलरेडी पेड हो चुके होंगे तो वो पोस्टल ऑर्डर को कंसिडर कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे 4.5 साल हो गए यहाँ पे आए यूके, मैं स्टडी कर रही हूँ कंटिन्यू। और मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले अप्लाई किया था वीजे के लिए, एक्सटेंशन के लिए, तो वो मेरा जो वीजा रिफ्यूज हो गया तो उन्होंने अपील का राइट दिया, हमने अपील भी की और हियरिंग भी हुई। अब हमने दोबारा उन्होंने 28 डेज दिए हैं न्यू केस लगाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पहले भी 2 दफा हमारा कॉलेज बंद हो गया, अब तीसरी दफा ये कॉलेज बंद हो गया हमारा। तो हमें डर है कि प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन ले या ना ले, में हमें डर है कि वही बंद ना हो जाए दोबारा। तो मुझे सर प्लीज एडवाइस दे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए जो बंद ना हो। तो जैसे ब्रैडफोर्ड कॉलेज है, ये हमें कॉलेज एडमिशन दे सकते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी, और मुझे प्लीज सर मशवरा दें कि मैं मुझे क्या करना चाहिए। मैं बाकी ट्रबल में हूँ, 2-3 दफा मेरे पहले कॉलेज बंद हो गए। मुझे आपका सवाल समझ लगी, आप आंसर लें प्लीज मैडम। जी आपकी सबसे पहले आपकी कॉल का शुक्रिया। नंबर 2 ये है कि जो लॉ है यूके में फॉर द टीयर 4 के लिए वो ये कहता है कि अगर आपका कॉलेज बंद हो जाए तो आपके पास 60 डेज़ होते हैं कि आप विद इन 60 डेज नोटिस के अंदर अपना नया एडमिशन लेके नया कैश नई फीस सब कुछ लगा के वीज़ा अप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली आपने फर्स्ट कॉल में लिया एडमिशन, वो बंद हो गया, सेकंड में लिया वो बंद हो गया, थर्ड में लिया वो बंद हो रहा। लेकिन इसलिए मैं शायद यहाँ पे ड्यू टू क्योंकि मैं लाइव एडवाइस कर रहा हूँ ऑफ कॉम कह रहा है की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी ए या बी कॉलेज का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक जनरल एडवाइस कि आपको मेरे ख्याल के मुताबिक कोई वेल रेप्यूटेड कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए
या कोई वेल रिप्यूटेड कॉलेज जहाँ भी आप रहती हैं वहाँ पे जो भी काफ़ी सारे, अगर किसी भी टाउन में आप हों तो वहाँ पे बिल्कुल आपको मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फंडेड हो या प्राइवेट वेल रिप्यूटेड कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। लेकिन अगेन अच्छा होगा कि अगर आप लेवल 6 और 7 का जो कोर्स कर रही हैं तो उसके लिए आइडियली मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके उनका जो सिस्टम होता है वो बड़ा वेल मैनेज होता है। इसलिए जो अगर होम ऑफिस वाले को चेक भी करते हैं तो वेरी लिटिल चांस होता है कि उनके लाइसेंस को वो सस्पेंड करेंगे या वो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं या शॉर्ट जो स्मॉल बिल्कुल स्मॉल साइज जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे सम टाइम जो मैनेजमेंट प्रॉपर उसको जो मैनेजमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो जिस वजह से होम ऑफिस वाले उसको जब चेक करते हैं तो उसको सस्पेंड या रिवोक कर देते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस कि किसी वेल रिप्यूटेड वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, लेकिन नॉर्मली जो पब्लिक के, जिसको पब्लिक मीन जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें हमेशा जो मैनेजमेंट्स होती है वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज होती है। तो इसलिए आपकी ये चॉइस होगी कि अपने कहाँ एडमिशन लेना, लेकिन आपको नया एडमिशन लेके कैश लेके तमाम बैंक्स में साथ लगा के आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना होगा, जो कि आपको 28 डेज़ का नोटिस मिला है। लेकिन मेक श्योर करें कि उसके अंदर अप्लाई कर दें ताकि आप ओवरस्टे ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड टायर 2 वीजा पर हैं और उनको पहले 3 साल का वीजा मिला था और अब उन्होंने अप्लाई करना है और हमने सेम डे सर्विस लेनी है। तो हमने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया है और फॉर्म भी फिल कर लिया है। हमने ये पूछना था कि पहले जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उन्होंने 24,000 अपनी पे शो की थी, तो इस बार उनकी पे ज्यादा है, जैसे 28 है, तो इसका कोई मसला तो नहीं होगा और हम सेम शो कर सकते हैं या ज्यादा, या कोई इसमें कोई ये तो नहीं है चेंजेस के जैसे और कोई पे शो करनी पड़े या कैसे? तो हमारा यही क्वेश्चन था कि आप बता सकते हैं और कोई और चेंजेस हैं? जैसे इनके फ्रेंड ने भी सेम सिचुएशन थी, टायर 2, उन्होंने इनसे पहले अप्लाई किया था मगर उसे अभी 2 साल की बजाय 3 साल का वीजा मिला है, तो वो 2 साल के बाद हम इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं या कैसे, जैसे आफ्टर 5 इयर्स? तो वो आप बता दें प्लीज। थैंक यू। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। लॉ ये कहता है कि जब आपने यूके के अंदर जो इनिशियल एप्लीकेशन फॉर द टीयर 2 जिसको वर्क परमिट कहते हैं, इनिशियल एप्लीकेशन करनी हो या एक्सटेंशन करनी हो, तो जो भी आप जॉब करते हैं उसका एक स्पेशल जो प्रैक्टिस कोड नंबर होता है, उस कोड के मुताबिक जो आपकी रिक्वायर्ड सैलरी है वो मीट करना आपको मस्ट है। अगर सपोज़ करें कि जो आपने जो भी आपके हस्बैंड काम करते हैं उसकी जो रिक्वायर्ड जो इनकम है अगर 22,000 पाउंड है, तो अब आप पे चॉइस है कि आपका जो एम्प्लॉयर है क्या वो आपको 22 सैलरी दे रहा है, 23 दे रहा है, 24 दे रहा है या अप टू 30,000 पाउंड पे कर रहा है। लेकिन जो मिनिमम जो सैलरी रिक्वायर्ड है बाय द होम ऑफिस की प्रैक्टिस कोड के तहत वो आपको मीट करना होगी। अगर आपके जो हस्बैंड के दोस्त की बात करते हैं, मैं शायद उस पर कोई इतना कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपके हस्बैंड के लिए ये मस्ट होगा कि वो चेक कर लें जो उनको कंपनी जॉब दे रही है या दी है जब वो काम करता था, उस पर 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये थी कि जो उसने 3 साल या 2 साल जो टाइम गुजारा है वो उसको जो कैश लेटर कॉस्ट लेटर जिसको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप बोलते हैं जो इश्यू हुआ था उसके मुताबिक हमेशा उसको सैलरी पेड हुई है और आपने 3 साल का प्रूफ देना है। नंबर 2 ये कि आपके एम्प्लॉयर ने एक नया कैश लेटर इशू करना है, कॉस्ट लेटर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें उसने बताना है कि अब सेम टाइटल उसका है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी जॉब रोल क्या होगा, टाइटल क्या है, उस टाइटल के मुताबिक जो होम ऑफिस की रिक्वायर्ड सैलरी है वो सच है और उसके मुताबिक मैं अगर उसकी 22,000 है मैं उसको 24,000 पाउंड पे कर रहा हूँ या 23 पे कर रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसकी रिक्वायर्ड जो सैलरी है वो 24,000 हो तो आपके हस्बैंड को 22,000 की सैलरी अगर ऑफर की जाएगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ सकता है। सो मेक श्योर करें मिनिमल जो सैलरी है उसको मीट करना है, ज़्यादा जितनी आपको मिलती है आप मेंशन कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर ने अभी पाकिस्तान से विजिट वीजा अप्लाई किया, फैमिली विजिट वीजा, उनको लग गया 6 मंथ्स का। बट जब हमने अप्लाई किया था तो लिखा था कि वो 1 मंथ स्टे करेंगी, बट अब हम चाह रहे हैं कि वो 3 मंथ स्टे करें और 3 मंथ्स का ही टिकट लेकर आए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर वो 3 मंथ स्टे करती है यहाँ पे इमिग्रेशन पे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ठीक, प्रॉब्लम नहीं भी होगा और हो भी सकता है। अब ये दोनों आंसर का मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट ने सेम ऐसे किया, 6 वीक का कहा था, उसके बाद वो 3 साढ़े 3 महीने यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद जब वापस आके दोबारा 3-4 साल के बाद वीज़ा अप्लाई किया तो उनका सिर्फ इस बात पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया कि जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो आपने अपनी डिक्लेरेशन और एफिडेविट में लिखा था कि आई एम जस्ट गोइंग टू विजिट द यूके ओनली फॉर द 6 वीक्स बट यू स्टे देयर मोर देन 3.5 मंथ। एंड द सेम टाइम जब आप एयरपोर्ट पे आए गए, अब यहाँ पे पॉसिबल है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने अपने फॉर्म पे लिखा हुआ है, अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं 4 वीक के लिए स्टे करना चाहती हूँ, लेकिन आपने जो टिकट रिटर्न बुक की है वो आपकी 3 माह के बाद की है, जो कि मेरे ख्याल में आइडियल नहीं होगा। ये आजकल होम ऑफिस इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करता है क्योंकि सम कंट्रीज़ में ये रूल्स हैं कि अगर आपको 6 माह का वीज़ा मिल भी जाए तो जब आप एयरपोर्ट पे अराइवल करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि आपको कितनी देर का वीज़ा चाहिए, तो वहाँ पे एक और स्टैम्प करते हैं कि जैसे ये 4 वीक के लिए स्टे कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर उनका इंटायर एंड सोल जो पर्पज़ है टू कम टू यूके टू विजिट द फैमिली एंड टू विजिट द यूके, तो मेरी आपको ख्वाहिश ये एडवाइस ये होगी तो बेस्ट होगा कि आपने 1 माह के लिए कहा है तो 1 माह के अंदर जो फैमिलीज़ को मिलना या यूके को सैर करना करें और 1 माह के अंदर अंदर वापस चले जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है कि मैंने टियर 4 की एप्लीकेशन की है अभी और अभी उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। नेक्स्ट मंथ मैं ILR के लिए भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अगर वो उसका कोई आंसर नहीं करते क्या मैं स्टिल ILR की एप्लीकेशन कर सकता हूँ? और दूसरी बात ये है कि अगर वो मेरे को उसका टियर 4 का रिस्पांस देते हैं और मेरे को उसमें वीज़ा नहीं देते तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए सर? ठीक है, अगला महीना कोई इतना दूर नहीं है। अगर अगले नेक्स्ट मंथ तक आपको वीज़ा नहीं मिलता, आप लीगल थे, इन टाइम आपने एप्लीकेशन की, हमेशा अपने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए और तमाम जो अगर आपकी एक्सटेंशन है वो इन कंट्री एक्सटेंशन होती रही हैं, ग्रांट होती रही हैं, तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि यस आप नेक्स्ट मंथ अपना इंडेफिनिट का वीज़ा अप्लाई कर दें। लेकिन अगर उससे पहले कोई आपके साथ अनफॉर्चुनेट कोई और डिसीजन आता है तो फिर आप किसी सोल्यूशन के बाद कंसल्ट कर लें या किसी को मिले जाके पर्सनली ताकि आपको प्रॉपर एडवाइस हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, मेरी शादी हो गई थी और ब्रिटिश लड़की के साथ। मैंने फाइल सेंड की मगर वीज़ा खत्म होने से 5 दिन पहले फाइल सेंड की मगर मेरी पेमेंट नहीं हुई प्रॉपर से और फाइल वापस आ गई। ठीक। 15 दिन के बाद और 28 दिन के अंदर अंदर वीज़ा खत्म होने के बाद तो फाइल दोबारा से मैंने सेंड की, उनको पहुंच गई, सब कुछ मेरे फिंगरप्रिंट हो गए और उन्होंने मेरी फाइल होल्ड पे डाल दी क्योंकि मैं सैलरी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती थी, मेरी वाइफ काम नहीं करती थी तब। ठीक। फिर उसके बाद उसको जॉब मिल गई, 2 जॉब करती थी, एक में 14,000 साल की और एक में 5,000 और मैं भी वो स्टूडेंट जो पहले जॉब कर रहा था वो कर रहा था कंटिन्यू। जब मेरी 6 मंथ के बाद मैंने वकील के पास गया और वो बोलता है अगर 1 साल 2 जॉब करते हैं हमारी वाइफ तो 1 साल की सैलरी स्लिप चाहिए। तो मैंने बोला मेरी और मेरी वाइफ की जो 14,000 है और मेरी दोनों मिला के 22 बन जाती है तो वो चलेंगी क्या? कहता हाँ चल जाएंगी, वो भेज दो। तो मैंने जून के मंथ में वो भेजी थी वहाँ पे और वहाँ पे पहुँच गई हैं और जहाँ पे मैं जॉब करता था उन्होंने मेरा कुछ एम्प्लॉय सर्विस चेक होता है वो करवाया होम ऑफिस से और उन्होंने आगे से भेजा कि इसकी फाइल हमारे पास वीज़ा खत्म होने के बाद पहुँची है और ये लीगली काम नहीं कर सकता है। और मेरा क्वेश्चन इस पे ये था क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? अभी होम ऑफिस वाले मेरे सैलरी स्लिप भेजे हुए 8 मंथ हो गए हुए हैं। आपकी जो मिसेस हैं जो 2 जॉब्स करती हैं उसके मुताबिक उसकी वो 6 माह की जो 9,000 थी थोड़ा बनती कि नहीं बनती? उनकी एक
एक जॉब में उसकी 14,000 सैलरी बनती है साल की, और दूसरी जॉब में उसकी 5,000 बनती है साल और दोनों जॉब को करते हुए 5-6 माह से ज्यादा हो गया टाइम कि नहीं हो गया? हाँ जी, दोनों को करते हुए एक जॉब को तो 10 मंथ हो गए। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आप 2 जॉब करते हैं, 3 जॉब करते हैं, लेकिन एज फार एज जो तीनों जॉब्स हैं वो कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं, तो फिर आपको साल का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको एडवाइस किया, बिल्कुल मैं उनकी एडवाइस को ड्यूली एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आप अपनी जॉब लास्ट 6 मंथ के अंदर चेंज करते हो तो फिर आपको पूरे साल की इनकम शो करना होगी। लेकिन अगर आप लेट से एक जॉब 5 साल से कर रहे हो, जो उसमें से आप 14,000 अर्न कर रही है आपकी मिसेज, और जो उसने एडिशनल जॉब शुरू किया 500 पाउंड वाली, वो उसने 6 महीनों से पहले स्टार्ट कर दी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जॉब को करते हुए उसको मोर देन 6 मंथ हो गए हैं। तो वो सिर्फ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और वेज स्लिप लगाते हुए उस पर आप अपनी इनकम थ्रेशोल्ड को रिलाई कर सकते हो। आपकी अगर इनकम वो पूरी बनती है तो बिल्कुल आपकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने का चांसेस है। अब आप वेट करें, जो भी होगा आपको आपके वकील को मोस्ट वाले इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। कि मैंने अपने पेरेंट्स का इंडेफिनेट स्टे पाकिस्तान से अप्लाई किया था February 10 इस दिस ईयर ना। ठीक। वन ऑफ देम इज ओवर द 65 इयर्स एज। ठीक। वो 2 फरवरी को 65 इयर्स के हो गए थे। अभी उस एप्लीकेशन को गए हुए मोर देन 27 वीक्स हो गए हैं। उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये जो सेटलमेंट की एप्लीकेशन है ना, वो 100% एप्लीकेशन 26 वीक्स में वो डिसाइड कर देते हैं। ठीक। मैंने उनको तकरीबन 3 मरतबा रिमाइंडर ईमेल्स की हैं, जिसमें मैंने उनको बताया कि ओबीसी मेरे पेरेंट्स की वहाँ पे केयर करने वाला कोई नहीं है। मैं सवाल समझेंगे। अब आपका सवाल है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक। रिप्लाई नहीं किया। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो होम ऑफिस की वेबसाइट है वो कहते हैं कि हम आपके 20 वीक्स में या 24 वीक्स में 100% करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि सम सर्कमस्टांसिस में जो एप्लीकेशन है वो 6 मंथ तक भी जा सकती है या इवन इज लॉन्गर देन द 6 मंथ। तो अब आपके पास चॉइस क्या है? आपने उनको ईमेल की, फ़ोन किया, ये 2 ही बेस्ट ऑप्शंस हैं कि आप उनको जो आपको कोड मिला है उसके मुताबिक आपको ईमेल करें, फ़ोन करें। लेकिन अगर 6 मंथ के बावजूद वो कुछ नहीं करते तो फिर आप उनको एक थ्रेटनिंग लेटर लिख सकते हैं कि अगर आपने डिसाइड किया तो ठीक, वरना मैं आपको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स को लुक आउट करने वाला कोई नहीं है और मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास पेंडिंग है, ना आप उसको एक्सेप्ट करते हो ना रिफ्यूज़ करते हो। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो यस, लेकिन 6 मंथ से पहले सिर्फ 22 वीक से मेरे ख्याल में शायद टू अर्ली है। वेट करें, लेट देम लैप्स द 6 मंथ। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब, मैं रजा बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी रजा साहब फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ आया था 2006 में विजिटर वीजे पे। ठीक। तो फिर 2007 में मेरा एक बेटा हुआ और 2009 में हमने केस किया था ह्यूमन राइट्स का। ठीक। तो वो उसी साल आफ्टर 4-5 मंथ रिफ्यूज हो गया। फिर हम जुडिशियल रिव्यू में गए तो वो काफी लंबा चला, पता नहीं क्या रीजन था उसका। क्या हुआ? 2012 में हमें उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया, फर्स्ट राइट ट्राइब्यूनल से हमारा केस, वहाँ से भी रिफ्यूज हो गया। उस वक्त मेरा बेटा 5 साल का था। तो फिर हमने जो है उनको जो है वो अब लेटेस्ट क्या है रजा, शायद लंबी हो जाएगी स्टोरी। अब लेटेस्ट क्या है? उसने 7 साल गुजार लिए बच्चे ने कि नहीं अभी तक? मैं बस 1 मिनट आपका लूंगा। उसके बाद ये हुआ कि हमने रिकंसीडर की एप्लीकेशन डाल दी और वो रिकंसीडर की एप्लीकेशन चलते चलते 2000 और ये 14 आ गया। तो अप्रैल में मेरा बेटा जो है वो 7 ईयर का हुआ 23rd को। लेकिन उससे वीक पहले जो है मेरे सॉलिसिटर को उनका जो है वो फोन आया कि भाई आपके क्लाइंट ने फर्दर मतलब जो भी आप इनका जो वो मतलब उनका उन्होंने हमारे वकील को भेजा कि आप जो भी आपके क्लाइंट का जो फर्दर कुछ सबमिशन करनी है या जो भी कुछ चीज भेजनी है वो उनकी आप भेजे, हमने इनका डिसाइड करना है। क्योंकि मैं साइनों पे भी जा रहा हूँ रेगुलर तकरीबन 1.5 साल से। आपने वो भेज दिए, फिर क्या हुआ? हेलो, जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए आपके वकील से, फिर क्या हुआ? वो भेजे थे उनको 22 अप्रैल को मिल गए थे और अब 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब ये कि कोई जवाब भी नहीं आया। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चा तो मेरा 7 साल का हो गया, मेरे 2 और बच्चे भी हैं और वो सब उनको स्कूल के डॉक्टर का लेटर वो सब भेज दिए थे कि बच्चे को यहाँ से ठीक। मुझे आपका सवाल समझ आ गई, आप टीवी पे आंसर सुन सकते हैं। आपने एप्लीकेशन डाली और आपने अप्रैल में जब 7 साल होने वाले थे
आपको उन्होंने फर्दर क्वेश्चंस भेजा कि आप बताएं आपके सर्कमस्टांस क्या हैं, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज दिए, ये प्रूफ, डॉक्टर का लेटर, स्कूल के सारी चीज़ें भेजी होंगी डेफिनेटली। अब आपको एडवाइस ये है कि आप वेट करें। आई डू अंडरस्टैंड कि 4 मंथ हो गए हैं कि आपने फर्दर तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट किए हैं। अगेन आपके पास चॉइस क्या आती है कि क्या आप खुद, आपका सॉलिसिटर उनको फ़ोन कर सकता है, उनको कॉल कर सकता है, उनको फैक्स कर सकता है। ये तीनों मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनको पुश करें। लेकिन ये अगेन मैं आपको शायद कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के मैटर्स में जो कि ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं, इसमें कोई टाइम स्केल नहीं है कि आपको 4 वीक, 10 वीक, 40 वीक्स, 20 वीक्स में आपको रिजल्ट आना उनके लिए बाउंड है। लेकिन यस ऑफ कोर्स आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, आप इसमें कंसर्न्स हैं कि हमारा क्या बन रहा है, आप आपका वकील उनको चेज अप करें और होपफुली आपको या आपके वकील को अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके 6 माह, 7, 8 माह के रिजल्ट नहीं करते तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि जैसा मैंने एप्लीकेशन डाली थी, आपने डिसीजन नहीं दिया, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ बताएं, इनको थोड़ा सा पुश करें। यस, ये 2 ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल इस टाइम पे टू अर्ली है, वेट करें और डिस्कस करें अपने सोलिसिटर के साथ। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने टियर 4 स्टेटस के ऊपर विदाउट राइट टू वर्क लॉन्ग रेजिडेंसी का अपना केस डाल दिया है। ठीक, मेरी एक्नॉलेजमेंट आ गई है, क्या मेरे पास राइट टू वर्क है? आपने क्या किया, इस बार बोलिए, इस बार बोलिए। मेरा स्टेटस था टियर 4 जर्नल स्टूडेंट, ठीक है ना जी, और मेरी लॉन्ग रेजिडेंसी पे 10 ईयर पूरे हो गए, तो 1 महीना पहले मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब मेरा एक्नॉलेजमेंट भी आ गया मेरी लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन का, लेकिन मेरे उस स्टेटस के ऊपर मेरे पास जॉब प्लेसमेंट का राइट था, लेकिन राइट टू वर्क नहीं था। तो कैन आई वर्क नाउ? नो, अनलेस आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए, और या आपको अगर पहले था और सेम कैटेगरी में डालते तो होता है, लेकिन लास्ट टाइम आपको काम करने की परमिशन नहीं थी, 10 साल के अपने बेस पे वीज़ा अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको वीज़ा या रेटिंग में नहीं आता, आपको काम करने की बाय लॉ परमिशन नहीं है। मेक श्योर करें अप्लाई करने से, क्योंकि आज ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप इस वक्त काम करोगे तो अगर उन्हें देख लिया, पकड़ लिया, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि इस चीज़ को बिल्कुल आप मद्देनज़र रखें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल जी। भाजी मैं मेरी अपील लगी है जिदा ईए नाल मेरा केस संबंधित आ। ठीक। ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अजकल कोर्ट बहुत बिजी जा रहा है, तुम वेट कर लो। 19 जून कोई लंबा टाइम नहीं होया। 19 जून जब आप अप्लाई किया हाले 19 अगस्त 2 महीने नहीं होए। तो अजकल ना कोर्ट जी कोई 4 तो 5 महीने बाद हेयरिंग लिस्ट हो रही है। हाँ ठीक है, तुम अपील की है, कोर्ट ने दसता सानू मिल गया, हुण वेट करो, जो भी थोड़ी हेयरिंग इतने लिस्ट होएगी ना, थानू तो थोड़े वकील को दस देंगे। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला तो मैंने यूरोपियन लड़की से शादी की हुई है, एंड मुझे ये मालूम करना है कि मैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ, कब वो पीरियड अकाउंट होता है, जब से शादी हुई है तब से 5 साल का, और जब से आपको वीजा मिला है तब से 5 साल का रिकॉर्ड होता है। एंड दूसरा है सर, मैं पब्लिक फंड ले सकता हूँ, जैसे चार्ज टैक्स क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट। मेरे वीजे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे पब्लिक फंड अलाउड नहीं है। एंड तीसरा ऐसा, जैसे मैं नो इंश्योरेंस में पकड़ा गया था 6 मंथ्स अगो, इसका जब मैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करूंगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरी एप्लीकेशन आप किस पे पकड़े गए थे? थैंक यू। आप किस में पकड़े गए थे? नो इंश्योरेंस में पकड़ा गया था, लेकिन मैंने जज को बता दिया था, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। वो समझा, उसने मुझे पॉइंट्स नहीं दिए, सिर्फ मुझे थोड़ी टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड किया एंड 200 पाउंड फाइन दिया। दैट्स ऑल। जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आप कब क्वालिफाइड करते हैं, आप जब वीज़ा मिला था तो वीज़ा आपको 5 साल का मिला है, तो 5 साल पूरे करते हुए आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आपका रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है। आपकी जो वाइफ है उसने हमेशा 5 साल यहाँ पे काम किया है या अपने यूरोपियन TT टैक्स ऑफिसर किया है, तो उसकी बेस पे आप 5 साल पूरे करते हुए फ्रॉम द वीज़ा आप अपना सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 जो आपका था कि क्या आप बेनिफिट ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली जो भी लोग जहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हों
या लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हों, वो स्वाय चाइल्ड बेनिफिट के और किसी और किस्म का क्लेम करेंगे या आप कोई बेनिफिट लोगे तो वो आपकी फिर फर्दर या सेटलमेंट एप्लीकेशन पे अफेक्ट आ सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन था कि आपके खिलाफ नो इंश्योरेंस पे आपको फाइन हुआ है, ये सेटलमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, लेकिन जो आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करते हो या नेशनलिटी की एप्लीकेशन करते हो तो उस वक्त जो होम ऑफिस कहता है या यूकेबीए की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके मुताबिक ये है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड शुड बी द ब्राइट एंड द ब्राइटेस्ट। तो उसका मतलब है कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन, सीसीजे, काउंटी कोर्ट जजमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फाइन हुआ है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई काउंटी कोर्ट फाइन नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप बिल्कुल जब आप क्वालिफाइड करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि मैंने अपने पेरेंट्स का मल्टीप्लाई वीजा अप्लाई किया था यूके के लिए, तो वीजा तो लग के आ गया है, तो हमने अपने फॉर्म पे मेंशन किया था कि वो अगस्त के अंत तक आ रहे हैं ठीक विजिट के लिए, लेकिन वीजा भी उसके जो मेंशन की थी ना डेट, उसके बाद लग के आया है। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो भी 2 माह रुक के आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि हमने मेंशन किया था कि वो जल्दी आ रहे हैं, तो उनको मल्टीपल वीजा कितनी जगह मिला है, कितनी जगह मल्टीपल मिला उनको? हाँ जी, उनको कितनी देर का मल्टीपल वीजा मिला है? 5 साल का लगा है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर कोई डेट दी है, लेट हो जाए, जल्दी आ जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने मल्टीपल वीज़ा अप्लाई किया है तो अब उनकी अपनी चॉइस हुआ करेगी। वो जब भी 5 साल के दौरान आना चाहें आ सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, सवाए इसके कि वो मोर देन 6 मंथ इन वन टर्म में यहाँ पे नहीं रह सकते। और सेकंड ये है कि वो 1 साल में मोर देन 6 मंथ नहीं रह सकते। तो ये नहीं हो सकता कि वो 6 मंथ 5 महीने यहाँ पे रहें, वापस जाएं, महीने बाद फिर दोबारा आ जाएं। शायद ये प्रैक्टिकली या बाई लॉ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर वो डेट में लेट आ रहे हैं, अर्ली आ रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है इधर, तो मैं किसी विजिटर को स्पॉन्सर कर सकता हूँ पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, अगर आप काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन आपके पास सफिशिएंट इनकम है, आपके पास सेविंग है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और जिसको आप स्पॉन्सर करने जा रहे हैं उसको विदाउट रिकोर्स पब्लिक फंड मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। शर्त ये है, या दूसरी शर्त ये है कि अगर आपका जो एप्लीकेंट है, जो दोस्त है जिसको आप स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, अगर उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, उसका काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, वेल्दी है, वेल्थ ऑफ है, तो यस वो ये कह सकता है कि जो दोस्त है मेरा यूके में, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है फॉर अकोमोडेशन के लिए, लेकिन जो खर्चा है ऑन बोर्डिंग, लोडिंग और वहाँ पे मेंटेन एंड फूड का, वो मैं खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि होम ऑफिस का मकसद सिर्फ चेक करना कि जब वो आएगा आप पे बोझ नहीं बनेगा और आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है उसको अकोमोडेट करने के लिए। ये प्रूफ अगर आपके पास हैं और जो सोल पर्पज़ उसका यूके में आना सिर्फ विजिट करना है और विद इन ऑथराइज्ड टाइम उसने वापस चले जाना है, तो बिल्कुल उसको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे है। मेरा नेक्स्ट मंथ में 10 साल पूरे हो जाएंगे यूके में। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट वीजे पे, फिर PSW पे, फिर Tier 1 पे था। मैंने डिफरेंट वीजे अप्लाई किए, लेकिन पहले जो मैंने वीजे अप्लाई एक्सटेंशन के लिए मैं अप्लाई करता था, मुझे समझ आ गई, आप डिफरेंट कैटेगरीज में करते हुए 10 साल पूरे गुजार लिए। सवाल क्या है जी आपका? सवाल ये है कि मेरा जो है ना ट्रैफिक जो है ना ऑफेंस हुआ था, मुझे 3 पॉइंट्स लगे थे और फिर मुझे 6 पॉइंट जो है ना वो इंश्योरेंस के लगे थे। ये 2006 में ये लगे थे, जो अभी मेरे क्लियर हो गए, लेकिन मैंने किसी भी एप्लीकेशन में ये मेंशन नहीं किया था प्रीवियसली, क्योंकि मुझे जो नॉलेज नहीं, कंसल्टेंट था उसने कहा कि जरूरत नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अभी 10 साल के बेस पे जो है ना मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसमें ये मेंशन करूंगा तो ये कोई डिसेप्शन में तो नहीं आएगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा। पहले आपने जब ये एप्लीकेशन की थी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने मुझे बोला, आपने खुद ये एज्यूम कर लिया, अपने परसेप्शन बना ली, या आपको किसी कंसल्टेंट ने ये एडवाइस कर दी कि ये एक माइनर चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप उसको बताने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरी आपको एडवाइस कि जो अगर पॉइंट लगे हैं, जो कुछ हुआ है उसके साथ काफ़ी साथ लगा देना, बोल देना कि ये मेरे साथ पॉइंट लगे थे, क्लियर हो गए हैं, या उसका रेफरेंस दे दो, तो बिल्कुल आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। जो पहले आपने नहीं बताया वो आपको ख्याल था कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये ज़रूरी था। लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। शुरू की, फिर उनका एक बेबी हो गया, तो वो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए जब गया तो उन्होंने डिस्कशनरी लीव अप्लाई कर दी। जब उन्होंने डिस्कशनरी लीव अप्लाई की तो होम सेक्रेटरी ने डिस्कशनरी लीव कैंसिल कर दी, उनको वो लीव नहीं दी और वीजा उनको रिफ्यूज कर दिया। वो कोर्ट में गई, फर्स्ट ट्रिब्यूनल ने वीजा रिफ्यूज किया, अपील रिफ्यूज कर दी। अपर ट्रिब्यूनल का यस आर्टिकल 8 बनता है इसमें बच्ची की वजह से, उन्होंने वापस नीचे भेज दिया। फिर फर्स्ट ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज किया, फिर परमिशन ऑफ अपील पर अपर ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने कहा जज ने कंसीडर नहीं किया इसको दोबारा। जब दोबारा फर्स्ट ट्रिब्यूनल में गए उन्होंने फिर उसे रिफ्यूज किया, परमिशन ऑफ अपील बोली, तो अब दोबारा उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज दिया अपर ट्रिब्यूनल में, अपर ट्रिब्यूनल में। तो क्या मैंने पूछा तो तीसरी दफा ये हो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब उनको भेजा है तो क्या उनको वो दोबारा एज अ स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, या कि जो उन्होंने असैलम किया था कोर्ट में जाके उस पर कंसीडर करेंगे, डिस्कशन लीव के लिए कंसीडर करेंगे? प्लीज जरा बताइएगा। सॉरी, मैं आपका स्टार्ट से सवाल नहीं समझा था। कोई आपका जो दोस्त है, जो कौन जिसके लिए बात की है, वो क्या स्टूडेंट यहाँ पे आया था? मुझे लगता है कि साहब की पहले थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं आ रही थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ, जितनी को मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखें, अगर कोई भी केस आपने ए डाला, बी डाला, सी डाला, लेकिन आप जो कोर्ट में जिस केस को आपने चैलेंज किया है और जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, अपर ट्रिब्यूनल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा कि इसको दोबारा रिकन्सिडर करो, वो केस कंसिडर होगा। अगर आप कहते हो कि उसने डिस्कशन के लिए अप्लाई किया था, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने ऊपर भेज दिया, ऊपर एक्सेप्ट हुआ, फिर नीचे आया, तो जो फाइनली जो अपर ट्रिब्यूनल है उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा है कि इसके केस को कंसिडर करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लेम आप कोर्ट में फाइट कर रहे थे उसी को दोबारा रिकन्सिडर किया जा रहा है। अब आप वेट करें, हम उस वाले इसको डिसीजन देंगे होपफुली, क्योंकि अब अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन की डायरेक्शन आ गई हैं, तो ये केस होपफुली आप लोगों की फेवर में जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब की आले इफ्तिखार सलाउती अर्ज कर रहे हैं। जी अल्लाह मियां दा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इफ्तिखार साहब फरमाइए। इफ्तिखार साहब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। रियाज साहब, मेरा एक दोस्त आया था विजिट पे इधर, ठीक, इस साल ही, ठीक, मार्च में वो वापस चला गया, मई में उसका भी वीजा खत्म हो गया है। को स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत चाहिए या नहीं चाहिए? स्टूडेंट आया था, वापस चला गया? नहीं, विजिट पे आया था। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया इफ्तिखार साहब। जो लोग भी विजिट पे आते हैं वो 2 टाइप ऑफ विजिटर होते हैं। नंबर 1 फैमिली विजिटर, अगर कोई बंदा अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को या किसी दोस्त को स्पॉन्सर करे कि हमारा कोई फंक्शन है, हमारी कोई पार्टी है, मैं अपने दोस्त को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ और वो यूके में आएगा, मेरे पास रहेगा, मैं उसको अकोमोडेशन दूंगा, फाइनेंस करूंगा और उसके दौरान जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद वापस चला जाएगा। इट्स कॉल्ड द फैमिली विजिट वीज़ा। उसके लिए आप स्पॉन्सर करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो कुछ आपके पास है वो, और वहाँ से जो आपका एप्लीकेंट होता है वो अप्लाई करते हैं। सेकंड टाइप होती है जनरल विजिटर, या जो आते हैं वो कोई लोग भी है, किसी का यहाँ पे अजीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूके में विजिट नहीं कर सकता। और कोई कारोबारी आदमी है या कोई आदमी चाहता है कि मैं यूके को विजिट करने जा रहा हूँ, तो यस ऑफ कोर्स वो विदाउट स्पॉन्सर अपने ही तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करते हुए, अटैच करते हुए अपनी एप्लीकेशन कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या अगर आपका दोस्त है, किस रिलेशनशिप से है, आपका कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, उसको क्यों स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, या उसका यूके में आने का पर्पज़ क्या है, कि आपको मिलना, आपकी फैमिली को मिलना, या कि यूके को विजिट करना है। अगर तो ऐसी बातें हैं, बिल्कुल आप उनको स्पॉन्सर भेज दें, साथ अपना बैंक स्टेटमेंट, अकोमोडेशन कि मैं ये मेरे डिटेल्स है, मैं अपने दोस्त को स्पॉन्सर करता हूँ, मेरे पास अकोमोडेशन है, मेरे पास मेंटेनेंस है और मैं उसको लुक आफ्टर करूँगा, या मैं उसको अकोमोडेशन दे रहा हूँ और उसकी अपनी बैंक स्टेटमेंट सफिशेंट है कि वो अपने मेंटेन अकोमोडेट कर सकता है। तो आप डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम स्पॉन्सर भेजा था और वो वापस चला गया, वीज़ा ख़त्म हो गया, दोबारा अप्लाई करेगा और वो फैमिली विजिट वीज़े पे आना चाहता है, तो यस उसको स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी।
आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था कि अभी मेरे भाई हैं तो वो डिसेबल है, वो अपनी डॉटर को बुलाना चाहते हैं इधर। ठीक। तो वो जो है इधर से उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, कोई 10 साल हो गया, मुलाकात नहीं रही। तो खुद वो काम नहीं करते, तो मैं उनके बिहाफ पे अगर अप्लाई करना चाहूँ, मेरी अकोमोडेशन मैं शो करूँ और अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उसका क्या बेस्ट वे होगा? वो अप्लाई करें या मैं उनके बिहाफ पे? आपका लड़के बच्ची के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप उनके चाचू लगते हैं? जी जी। ठीक, बिल्कुल आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई बंदा भी अपने किसी भी फैमिली मेंबर को एज ए फैमिली विजिटर स्पॉन्सर कर सकता है। आपका जो स्पॉन्सर का मतलब होगा कि क्योंकि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके वालिद साहब जो है उनके पास आपने कहा शायद जॉब नहीं है, इस वजह से जब मेडिकल सिक पे हैं, तो बिल्कुल वो उसको मिलने आ सकती हैं। जे उनको वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अपना कोई बच्चा अपने बाप को मिलने के लिए आ रहा है इस वजह से कि वो बेचारा बीमार है, वो खुद अपने मेंटेन या अकोमोडेशन या प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं कर सकता, इज़ नो मीन्स कि उसकी फैमिली मेम्बर उसको मिलने नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स जो आपका सवाल है आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी भैया, मैंने यूरोपियन लड़की से शादी की है लास्ट ईयर। ठीक। मेरा इस सितंबर में 1 ईयर खत्म हो रहा है। उन लोगों ने जब फरवरी में मुझे रिफ्यूजल किया था, और रिफ्यूजल में ये मुझे रीजन दिया था कि वो मेरे अकाउंट्स जो बनवाए थे उससे सेटिस्फाई नहीं। उन लोगों ने मुझसे इनवॉइसेस मांगे, बिजनेस अकाउंट मांगा है मेरी वाइफ का, और ये सारा कुछ मांगा है मेरे। लेकिन मेरे सॉलिसिटर ने बाद में फरवरी में हमने बिजनेस पूरा चेंज कर दिया, और फरवरी से अब तक मेरे 8 महीने हो गए। मेरा अक्टूबर में मेरा कोर्ट में डेट है, अक्टूबर एंडिंग में डेट है, तो तब तक मेरे 9 महीने हो जाते हैं। तो फिर वो पुराने वो इनवॉइसेस मांगेगी मुझसे। आपका किसके साथ यूरोपियन से शादी हुई है, उसकी इनवॉइसेस क्यों मांगेंगे? ओके, मुझे लगता है कि शायद आप 2 चीज़ें डिफरेंट कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता जाऊं कि जो डिपेंडेंट वीज़े हैं यूके के इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक काफ़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो जर्नल्स हैं वो मैं तमाम व्यूवर्स के लिए या कॉलर्स के लिए शायद ये हेल्पफुल होगा कि 3 टाइप के वीज़ेज़ होते हैं डिपेंडेंट, जो जर्नल नॉर्मली आजकल देखा जा रहा है। नंबर 1 कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल या जिसके पास इंडेफिनिट वीज़ा हो उसके डिपेंड अप्लाई करोगे तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। मसलन उसको नंबर 1 उसको थ्रेशोल्ड जो कि 18,600 पूरा करना होगा। अब जो यहाँ पे उनकी मैरिज, उसके साथ अकोमोडेशन, और जो अप्लाई कर रहा है उसके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हैं डिपेंडेंट वीज़े के लिए। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के डिपेंडेंट आते हैं कि वो आप किसी टीयर 2 के, टीयर 1 के, टीयर 4 के, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें 18,600 वाली इनकम मीट नहीं करनी होती। आपने ये साबित करना है कि जो मेन एप्लीकेंट है उसके और आपके पास जो 2 महीनों का जो मेंटेनेंस है वो पूरा है, और आपका रिलेशनशिप है, और आपके पास अकोमोडेशन है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी आती है जो यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं, यूरोपियन के डिपेंडेंट के लिए ना 18,000 की रिक्वायरमेंट्स है ना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स है। उनके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो ये आती है कि आपका जो मेन एप्लीकेंट है जो कि यूरोपियन नेशनल सिटीजन जो कि यूके में रह रहा है, वो यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है। प्लस जो मैरिज है, रिलेशनशिप के तौर पे अकोमोडेशन है। इसलिए तीनों कैटेगरीज की डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन से डिपेंडेंट के वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये बिल्कुल आज मेरे किसी कोलीग ने भी मुझसे पूछा था, कोई क्लाइंट का भी था, तो मैंने कहा जनरली आप सबके लिए शायद ये हेल्पफुल होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाजरीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म का लॉ से मतलब एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।